अब्बास लिमिटेड वाला क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों अपने पास रख लें और उसको रख दें साइड पे। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उस वक्त आप बैठे ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त फिर सारी आपकी कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। और बुक पे आ जाए। अच्छा जी, सोल्यूशन अभी देखना कोई नहीं है, वो जब मैं एंड पे डिस्क्लोजर्स में पहुंचूंगा, बस कर दे बातें करना। जब एंड पे डिस्क्लोजर्स में पहुंचूंगा तो बस वहां से अंग्रेजी पढ़ेंगे और मैं आपको बता दिया करूंगा ये हमने काम यहाँ पे किया हुआ, बस इसलिए ज़रूरत पड़नी है उसकी। ओके, और एक आध सब नोट शायद उसमें नया भी डिस्कस हो जाए आज की डिस्कशन में। अच्छा जी, बुक ओपन करें तो पहला पेज ही इस वॉल्यूम 2 का 515 पेज जो है उस पर आ जाएं। ज़रा जल्दी से मैं गो थ्रू करना चाहूँगा ये कि कोई ऐसी चीज़ रह गई हो या कोई ऐसी चीज़ जो मैं ये कहूँ कि आपको याद होनी चाहिए किसी न किसी दर्जे में, वो बिल्कुल रट्टा भी नहीं लेकिन 5-6 दफ़ा उसको रीड किया हो तो चीज़ें जहन के अंदर हों, ऐसी कुछ चीज़ें वो भी निशान लगाते चलते हैं। साथ साथ कंप्लीटनेस इंश्योर करते हैं। एंड पे डिस्क्लोजर्स पढ़ के उसके बाद टेस्ट डिस्कस करना है और इम्पेयरमेंट के चैप्टर में से भी थोड़ा सा आपको याद करने के लिए दे के भेजना है, ठीक है। तो टाइम कम है, आप देखें कितना काम हो सकता है। लर्निंग आउटकम 1 में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नज़र आ रहे हैं, आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है इस, ठीक है। एक बात सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा घर पे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। नोट्स को एक बार का आपने मुकम्मल रीड करना होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ हमें ना आ रही है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ हो तो आप अगले दिन फिर पूछ लिया करें, ठीक है। इसके बाद ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस जो हैं, इनमें कोई मसला नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह देखेंगे आप। लर्निंग आउटकम 2 में आ जाएं, डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट। नहीं, पढ़ लेना ना, आपको याद होगी वो वैसे ही। तो भाई ये कोई डेफिनेशन थोड़ी है कैपिटल, लेकिन एमसीक्यूज हैं, हो सकता है वो ये बात लिख के कहिए कौन सा एक्सपेंडिचर, आपको पता है उस चीज़ का, तो पढ़ना ज़रूर है। जिसको मैं कह रहा हूँ पढ़ लें उसको एक बार पढ़ना है, और जिसको मैं कहूँ याद कर लें उसको 6-7 बार पढ़ लेना है। याद तो उसको भी नहीं करना, ठीक है ना। एक ही वक्त में 6-7 बार, पेपर देने से पहले भी 6-7 बार, मतलब पैसे में रटा, बस थोड़ा सा लगा लेना उसको, ठीक है। डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है IS 16 के मुताबिक, स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है। Property plant equipment are tangible items that are held for use in production or supply of goods or services. दूसरा मकसद for rental to others. तीसरा मकसद और for admin purposes. अंडरलाइन करें, ये 3 यूजेस हैं। PPE are tangible items that are, अच्छा, held, अब पहला लिखें, for use in production और supply of goods और services, अंडरलाइन करें सारी बात को, for से अंडरलाइन करना शुरू करें ना, for production, for use in the production और supply of goods और services, नजर आ रहे हैं, अंडरलाइन करके नंबर 1 लिखें इसके ऊपर। आगे for rental to others नंबर 2 लिखें इसको अंडरलाइन करके, और फॉर एडमिन पर्पसेस नंबर 3 इस पे लिखें। शायद 1 या 2 नंबर का ये भी किसी पास पेपर में टेस्ट हो चुका है, उसने आके पूछ लिया कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में ही ये बात लिखी हुई थी, कहता है टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, हेल्ड फॉर एडमिन पर्पसेस, ठीक है। तो ये तीनों इसके यूजेस थे। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन 1, ठीक है, उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और वो इनमें से कोई 3 काम के लिए हमने रखे हुए हों, तो वो IS 16 कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहला सकते। उसके बाद अगली बात,
रिकग्निशन, आपके साथ बात की थी, सबसे पहली बात मैंने शायद लिखी यही थी, रिकग्निशन क्राइटेरिया। समझाया था आपको कि हर स्टैंडर्ड का अपना रिकग्निशन क्राइटेरिया होता है। IS 16 के मुताबिक कब हम कोई एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो दो शर्तें हैं, अगर याद हो तो क्या थी? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। तो ये दो शर्तें उसने कहा था जब पूरी हो जाएं, IS 16 ने कहा था, तो फिर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट कर गया। अब जो है आप इसको एज एन एसेट एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं। कहता था कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शैल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, ये जरूरी है दोनों बातों का होना, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably। पास पेपर में ये भी 2-1 नंबर का टेस्ट हो चुका है, उसने सिर्फ रिकग्निशन क्राइटेरिया आपसे पूछ लिया। ठीक है, थ्योरेटिकली ये बातें तो बज़ाहिर छोटी नज़र आने वाली बातें जिनको आप पढ़ना भी नहीं पसंद करते होते, अक्सर इसमें से सवाल बन जाया करता है 1-1.5 नंबर का, तो आपने बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया करना। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, जहाँ पे कॉस्ट की बातें शुरू हो रही हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट शुरू हो रही है अगले पेज पे, वो तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन ये 2-3 लाइनें इनको ध्यान से पढ़ने की जहमत नहीं करेंगे। तो ये दोनों जो मैंने बातें आपको पढ़ाई हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और टेस्ट भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर। ओके, अच्छा जी, फिर मैंने आपको समझाया था इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट पे, और सब्सिक्वेंटली आप कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे हो, कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट और रिकग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट और मेजरमेंट एट रिकग्निशन एक ही बात है। ठीक है, कहते हैं एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर रिकग्निशन, वो पिछली 2 शर्तें जब पूरी हो जाती हैं तो दैट क्वालिफाइज फॉर रिकग्निशन एज एन एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती थी? बताया था। अब कॉस्ट में शामिल क्या क्या है? वो कहता है कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। आपने कैश दिया या चेक दे दिया, ठीक है, ये क्या है? ये कॉस्ट बिल्कुल वही कॉस्ट है जो कैश या कैश इक्विवेलेंट दिया। हाँ, अगली बात, और द फेयर वैल्यू ऑफ द अदर कंसीडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। जी, अगर आपने कैश में पेमेंट नहीं की एसेट खरीदते हुए, बल्कि इन काइंड पेमेंट की है, यानी कोई अदर कंसीडरेशन दी है, कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं बल्कि इन काइंड कोई अदर कंसीडरेशन पे की है, तो फिर कॉस्ट में क्या शामिल करेंगे? वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन, जो आपने कंसीडरेशन दी है उसकी फेयर वैल्यू। यहां से वो पहला सिनेरियो निकाला था हमने, अगर आपको याद हो, हमने 4 सिनेरियोज पढ़े थे कि कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन केस ऑफ एन एक्सचेंज। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो मैंने आपको कहा था अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हो, नया एसेट आ रहा है, पुराना जा रहा है, तो हमने पुराना बदले में दिया है, तो नए एसेट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए वो 4 सिनेरियोज, याद आ रहा है? हाथ खड़ा करें। 4 सिनेरियोज थे, याद आ रहा है? 4 सिनेरियोज थे नहीं? मैंने कहा था अगर नए एसेट की और पुराने एसेट दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, तो नए की कॉस्ट निकालने के लिए पुराने की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश करना। अब याद आया कुछ? अब कितने बच्चों को याद आ गया? ये बात कर रहा था, वो जो पहला सिनेरियो है ना, कि अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो पुराने की फेयर वैल्यू प्लस कैश क्यों करना है? वो यही स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था, यहीं से ही बात कही है, लॉजिकल भी था, स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ, तो पहला सिनेरियो यहीं से ही बना हुआ है वो। ठीक है, अगर दोनों की फेयर वैल्यूज भी गिवन हो या सिर्फ ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन हो, तो हम उसी ओल्ड की फेयर वैल्यू में प्लस माइनस कैश करके न्यू की कॉस्ट निकाला करते हैं। और ठीक है, ओके। उसके बाद है जी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आपको ज़बानी कलामी एक जुमला पढ़ा दिया था, ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उसके आगे एग्जांपल्स हैं कुछ और कि जो होनी चाहिए कॉस्ट में शामिल चीज़ें, और कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो कॉस्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए, ये आपने पढ़नी है। ठीक है जी, पिछली एग्जांपल को आप बेशक सॉल्व भी करेंगे तो वो आपसे हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके,
उसके बाद पेज 518 पे आए। रीड तो आपने हर चीज कर ही देनी है लाजमी। इसमें से जितना ये इसके अंदर टॉपिक में लिखा हुआ है, सिवाय बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना, वो मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा कि कोई ज़रूरत है आपको करवाने की। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना मुश्किल है भी नहीं। असल में वो जो सिलेबस अब उसने बनाया है FR 1 का, उसमें वो किसी तरह से टेस्ट कर नहीं सकता। बहरहाल देख लेंगे, किसी टेस्ट में एक आध 2-4 नंबर का सवाल डाल दूंगा, वो देख लूँगा क्या हालात हैं आपके, बना पाते हैं या नहीं, उसके बाद उसकी डिस्कशन में बात तो हो ही जाएगी। बहरहाल एग्जाम्पल का आंसर आया, उसके बाद क्या हेडिंग बनी हुई है पेज 518 पे देखें। सोल्यूशन भी अब आपको नजर आ रहा है। आप खुद भी करेंगे तो ये कर सकते हैं, लेकिन मेरी तसल्ली होगी जब 10-15-20 मिनट ही सही मैं लगा के इसको किसी वक्त करवाऊं। पर आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको किसी वक्त कर लें, और ज़्यादा बेहतर है आज ही कर लें, क्योंकि आज मैं IAS 36 का कोई ख़ास होमवर्क आपको नहीं दूंगा। आज यही चीज़ जो कि पढ़ा के इससे फारिग कर रहे हैं बिल्कुल सारी चीज़ों को, तो आप कोशिश कर लीजिएगा आज घर जाके ये एग्जाम्पल पढ़ के, उसने जनरल एंट्रीज मांगी हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, उनको करके देखेंगे, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, वो फिर जब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज कर लेंगे इस एग्जाम्पल को, खुद से करेंगे। मैंने आपको करवानी है पक्की बात है, लेकिन आप कर लीजिएगा एक बार इसको, फिर मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा इसको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे जी पेज 519 पे पहले तो उसी का सोल्यूशन चल रहा है। एंड पे क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। जल्दी से इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है इसमें, भाई दिखा दो किताब इसको, तुम क्या करने आए हो। ये लो यार, ये लो यार, मेरे पास है ना पेजेस यार, ओ यार ले लो यार, मेरा पेपर पास है यार, मेरा पेपर, हाँ गिफ्ट है, गिफ्ट है। तुम तो चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ ही मुफ्त मिले, पता नहीं कौन लोग हो तुम जी। 519 पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है, इस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को पढ़ें एक बार। पढ़ा जी। Subsequent expenditure on non-current asset after their initial acquisition should be capitalized if it meets the criteria for। वो कहता है कि सब्सिक्वेंटली भी अगर कोई एडिशन कॉस्ट में करनी है तो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है उसका। ठीक है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगली बात, एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड if it improves the asset, for example by enhancing useful life, output or performance। दूसरा, is for a replacement part provided मतलब जरूरी है, provided old part is disposed of। जी ये तो बात हो चुकी है। ठीक है, स्टैंडर्ड ने इसको जरा इस तरह से लिखा हुआ है, हमने वो तोड़ के लिख लिया था। हमने कहा था वो खर्चा जो इसकी लाइफ प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ा दे कैपिटल, और वो जो मेंटेन करे वो रेवेन्यू, और दरमियान में मैंने लिख दिया था रिप्लेसमेंट पार्ट। अगर ओल्ड का डिस्पोजल रिकॉर्ड किया है तो न्यू का एडिशन कैपिटल, और अगर ओल्ड का डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर न्यू का एडिशन रेवेन्यू बना लेना। ठीक है, तो यही बात उसने ज़रा यहाँ पे इस तरह से लिखी कि हम एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज इफ इट एनहेंसेस द एसेट। ठीक है, और दूसरा इट इज़ फॉर आ रिप्लेसमेंट पार्ट, और ब्रैकेट में उनकी तो उसने शर्त भी लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट ओल्ड पार्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, अगली लाइन क्या है फिर, वो वही तीसरा कॉलम है जी, इसमें अलग लिखा हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस एज इट इज इनकम। ठीक है, ओके जी, लिखा था उस दिन कैपिटलाइज का मतलब होता है डेबिटेड टू एसेट अकाउंट।
बल्कि मैंने यूँ लिखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसका मतलब इट इज़ एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, और ब्रैकेट में लिखा था कैपिटलाइज्ड। तो उस लेक्चर में तो डेफिनेशन भी कैपिटलाइज की लिखी हुई थी। आगे बढ़ें जी, डेप्रिसिएशन एंड इट्स मेथड्स। अच्छा जी, ये जो डिस्कशन है पूरा सफ़ा 520 और 521 में डेप्रिसिएशन मेथड से ऊपर तक ये 5-7 लाइंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन सिर्फ एक बार ध्यान से रीड करनी है। इसमें ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी आपको कि एसेट अगर टेम्परेरली आइडल हुआ पड़ा है तब भी इसकी डेप्रिसिएशन को रोकना नहीं है, और इस तरह की कुछ बातें हैं जो आमतौर पे हमारे सामने नहीं आती और पर्चे में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ये बात अब आपके अभी तक सामने नहीं आई किसी क्वेश्चन के अंदर कि अभी तक जितनी हमने प्रैक्टिस की कि एसेट के बारे में लिखा हो टेम्परेरली आइडल पड़ा है, वो कहे जी 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक जो हमारा साल है इसमें जुलाई और अगस्त का महीना हमारा प्लांट बंद पड़ा रहा था, टेम्परेरली आइडल पड़ा रहा था। क्यों? आपको पता ही है होंडा टोयोटा वाले आजकल कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके प्लांट्स टेम्परेरली आइडल हो गए होंगे ना। तो वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है ये नहीं रुकती होती अगर प्लांट आपका टेम्परेरली आइडल भी हो जाए। अब ये बात भी इसी 1-1.5 सफ़े में लिखी हुई है कहीं ना कहीं, और ऐसी कई बातें, अब सारी बता दूं तो फ़ायदा नहीं है। तो आप बड़े ध्यान से, तवज्जो से, तसल्ली से इसको आज ही एक बार पढ़ लेंगे, 1 सफ़ा और आगे आधे से कम सफ़ा। ठीक है जी, पढ़ेंगे। बेटा आप देखो, आप कहोगे जी आउटपुट मेथड पे चल रहे हैं तो बस वही अलहदा रहता है ना, बाकी तो सब के सब यूज़फुल लाइफ से रेट से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो रह तो ले दे के वही आउटपुट ही जाता है। ठीक है, तो वो अगर होगा तो जाहिर सी बात है फिर डेप्रिसिएशन कैसे करोगे उसमें। तो आपने देखें, एक बात याद रखिए, आप आउटपुट मेथड में कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई ही नहीं करते। फ्रैक्शन इज नेवर अप्लाइड, ये नेवर है, फ्रैक्शन इज नेवर अप्लाइड। तो भाई जब फ्रैक्शन ही नहीं लगना तो फिर आइडल वाली तो बात अगर 2-3 महीने है ही तो हमें पता ही नहीं चलना। हमने तो जितनी प्रोडक्शन उसने करनी है उतना डेप्रिशिएट करना है। ठीक है ना, तो बहरहाल इसको पढ़ लीजिएगा। आगे डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं, इनको कोई नहीं पढ़ने की ज़रूरत ख़ास कि हमने कर लिया है सब कुछ। आगे बढ़ें ज़रा, बस एक मेथड रहता है हमारा, इसको निशान लगा लेना, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, पेज नंबर 523 पे नज़र आएगा आपको। ये निशान लगा लेना ताकि कल को मुझे पकड़ सकोगे जी ये नहीं करवाया। वैसे है तो बहुत आसान, इंट्रो में किया हुआ है आपने, अगर खुद कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आए। क्या है जी? ऐसे ऐसा करो ना ताकि मुझे नजर को आता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे हाथ रख लिया करो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लाल करके खा लो। इम्पॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये एग्जाम्पल हमने क्लास में ही की हुई है डिस्कस। इस जैसी एग्जाम्पल मैंने कहा था, अगर 1 या 30 ना हो एडिशन डिस्पोजल की डेट तो क्या करेंगे? फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। वो एग्जाम्पल बनाई थी, याद है? ये वही वाली बात लिखी हुई है। आगे है जी कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, भाई वही बात लिखी हुई है, ये पीछे इंपॉर्टेंट वो जो डिस्कशन है इसको पढ़ लेना, पढ़ना हो तो ये बात हमने की हुई है। जो बात नहीं की होगी मैं आपको खुद ही रुक के बताता जाऊंगा। अभी तो आपने घर जाके आईकेएप की स्टडी टेक्स्ट भी ओपन करनी होगी कि क्या चीज़ रह गई है, वो भी मुझे कल आके बतानी है, जब आएगी, जब भी आएगी। तो क्योंकि आप लोगों को अगर मैं गोली करा गया फिर देखो, नहीं 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 नहीं, नहीं, देखो मेरी बात तो सुन लो, पर्चा आपने देना है बेटा, फीस आप लोगों ने दी हुई है, इंश्योर तो करो कि हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आईकेएप का दावा क्या है, मैं अपने क्वेश्चन बैंक और स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं टेस्ट करता। इसका मतलब फिर ये हुआ कि उसमें जो कुछ है उसमें से कुछ नहीं रहना चाहिए। एक लफ्ज़ भी कहीं लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से चल पड़े, पूरा सवाल बना दे, उसको यूज़ करके तो कहेगा देखो लिखा नहीं हुआ था, तुम्हारा कसूर है, तुमने नहीं पढ़ा, मैं तो बाहर नहीं गया। तो इसलिए जब भी आ जाएगी आपने इंश्योर करना है
कि जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, भाई लिखने का तरीका तो डिफरेंट हो सकता है, समझने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, पर किया हुआ होना जरूरी है। कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है आपने, ठीक है। और ये हर टॉपिक के बाद करते रहना है। तो मैं ये दावा नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, मैं उल्टा ये कह रहा हूं कि आप लोग मेरी इसमें हेल्प कर रहे होंगे हर टॉपिक के साथ साथ, वरना एंड पे मुझे मुसीबत पड़ी होती है। आखिरी जो है वो क्लासेस में एक तो वैसे इतना मेरे पे लोड होगा, उसके बाद ये काम भी कर रहे होते हैं, वरना 2-2 3 रातें जागते हुए आ जाती हैं। क्या हो रहा होता है जी, वो देख लें जी कोई चीज़ रह तो नहीं, तो कभी तो उस्ताद की मावनत ही कर दिया करो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रहा अल्लाह माफ़ करे सब कुछ पढ़ा होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ चेक करें, आप तसल्ली से चेक करें, सारी स्टडी टेक्स्ट को पढ़ें, उसमें से चीज़ें निकाल के लाएं मेरे पास के जी ये देखें ये देखें, ये भी रह गए ये भी रह गए। हम लिखते रहेंगे अगर नहीं उस वक्त करेंगे तो। बात समझ रहे हो ना? तो गोली नहीं मीठी सी खा लेनी उस्ताद से। अब IAS 16 आपके कोर्ट में पहुंच चुका है। IAS 16 की तसल्ली अब आपने करनी है कि स्टडी टेक्स्ट में सब कुछ जो है वो हमने भी पढ़ लिया है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन तो तकरीबन मैंने मुश्किल वाले आपको करवा ही दिए हैं, आसान वाले दिल करे तो सारे ही कर लो, ठीक है। बहरहाल आगे पढ़ें। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये बात भी ज़बानी हुई। मैंने आपको कहा था एक हवाई जहाज़ है जिसके इंजन की लाइफ 5 साल, बॉडी 10 साल, सीटें जो हैं वो 15 साल, जैसे भी है, प्लस माइनस होगी बात थोड़ी सी। तो अब इनमें अगर जाहिर सी बात है टोटल कॉस्ट में इन सब कॉस्ट का बड़ा पार्ट होता है, बड़ा हिस्सा होता है, और इनकी यूज़फुल लाइफ भी डिफरेंट है, तो इनको क्या करो, अलग अलग डेप्रिशिएट करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 वो छोटी सी वही एग्जाम्पल बनी हुई है, और असल एग्जाम्पल जो है तफसीली एग्जाम्पल अगले पेज पे देखें, एंशिएंट वाटर्स वाली नज़र आ रही है। ये भी उसी लेक्चर 20 वाले हैंड आउट में मैंने आपको लिख कर दी थी, और इसी का रेफरेंस भी दिया हुआ था। तो भाई सही है, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, और ये भी मैं तो डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका सोल्यूशन नीचे यहाँ पे मौजूद है। ये रेफरेंस पेज का आपको दिया हुआ था उन नोट्स के ऊपर, पेज नंबर 525, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मेरी तरफ पेंडिंग हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इनकी सिग्निफिकेंस कम है, टेस्ट होने का जो है इनका जो शुबा मुझे कम ही है कि ये टेस्ट हो, लेकिन मैं आपको किसी वक्त में भी ये 10-15 मिनट लगा के एक करके करवाऊंगा। पर आप अपनी तसल्ली कर लें, हो सकता है मैं भूल जाऊं, हो सकता है आप भूल जाएं, हो सकता है हमें टाइम ना मिले, ये कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह ना जाए। तो आज का दिन है, जो कह रहा हूँ ये कर लेना, जो कहा रीडिंग कर लो उसको कर लेना, एक बार रीड ही तो करना है, ठीक है। तो कह रहा हूँ कोशिश कर लेना, वो ज़रा कोशिश कर लेना आपने, ओके। आगे बढ़ें जी, आगे क्या है, रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलते जाएं जी, इसमें कुछ भी नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट किया हुआ है आपने, आगे चलें। डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, किया हुआ है हमने। डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज हो गया ना, डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर तो नहीं आया अभी, गुजरा तो नहीं ना। चलें चलते जाएं, मुझे ज़रा बुक नज़र नहीं आई ना, उलट हो गई है ज़रा बुक अब मेरी। ये कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज एसेट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यही वो 4 सिनेरियो हैं जो एक्सचेंज के केस में हमने न्यू एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करते हुए बनाए थे, ठीक है। ये भी आप निशान लगा लें, पढ़ने वाला पॉइंट है, पेज नंबर 535 पे, 535 पे कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज एसेट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में 4 सिनेरियो नजर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी, आगे है प्रेपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि ये किसी तरह से अभी टेस्ट करेगा, या तो सवाल ही इसी का दे दे जिसमें फिर ना तो रिवैल्यूएशन टेस्ट कर सकेगा, ना ही फिर जो है वो ना ही रिवैल्यूएशन टेस्ट कर सकेगा और ना ही नोट टेस्ट कर सकेगा, क्योंकि नोट में भी कॉस्ट एक्यूमुलेशन अलग अलग ही दिखाने होते हैं हमने, और रिवैल्यूएशन भी हम वही कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था। तो इसका मतलब प्रेपरेशन ऑफ अकाउंट एट बुक वैल्यू मेरे ख्याल से अब इंट्रो के लेवल तक ही रह गया टेस्ट करना। वहीं पे वो घुमा फिरा भी ले, इसको मुश्किल भी कर ले, कर सकता था ना, वो इंट्रो के अंदर किया भी करता था, मुश्किलें इसके ऊपर डाल लेता था। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना हमने सीखा हुआ है, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना, लेकिन चूंकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे जो बनाना इंट्रो में सीखा था, उसको मैं यहाँ सीखा हुआ है ना। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सीखा हुआ है, हाथ खड़ा करें।
अच्छा चले मैं बताता हूँ वो क्या होता था, फिर याद आएगा, मुंह उठा के बैठ गए ऐसे परेशान परेशान शक्लें ऐसे बना लेते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चाहे जिस मेथड से मर्जी कैलकुलेट करें, उसकी एंट्री हमने कर ली, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जो करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है, उसके अंदर होने वाली कमी अलग अकाउंट में इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, चाहे जिस मर्जी मेथड से निकाला, उस एक्सपेंस की एंट्री हमने कर दी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट को ही कम कर लिया। अब एसेट क्लोजिंग में क्या शो करने लग जाएगा, बुक वैल्यू। तो इसको कहते हैं एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना एट बुक वैल्यू। तो किया था इंट्रो में, अब बता दो, हाथ खड़ा करो, याद आ गया? कितने बच्चों को याद, कितने बच्चों ने किया था बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना? हाथ ऊंचा खड़ा करें, मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के हाथ खड़े नहीं है, यहाँ पे नहीं नजर आ रहे कुछ बच्चों के हाथ। क्या मैं अज्यूम करूं कि उन्होंने नहीं बनाया हुआ? क्या उन्होंने नहीं बनाया हुआ? हाथ नीचे कर लें। भाई साहब आप वाइट शर्ट तो आपकी है, हाँ आपने नहीं बनाया हुआ है, आपका हाथ नहीं नजर आया मुझे, आपने खड़े हो जाए। हाँ जी, और जिस किसी बच्चे ने वाकई ना बनाया हो तो मैं फिर बनवा दूंगा, उसको अकेले में बनवा दूंगा, कोई मसला नहीं, बता दें नहीं बनाना सीखा होगा। ओके आगे चलें जी। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लर्निंग आउटकम 9 में उन्होंने फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाया हुआ है। हमें ये वाला पसंद ही नहीं, हम इससे ज़्यादा अच्छा बनाना सीख चुके हैं, ऐसे ही है ना? yes, हमें तफसील से बनाना आ गया नोट, हम अभी डिस्क्लोजर को हम लिफ्ट भी नहीं कराएंगे, हमने अच्छे तरीके से नोट बनाना सीखा हुआ है। ओके ठहर जा भाई, नीचे लर्निंग आउटकम 10 है, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल नज़र आ रहा है जी? कॉस्ट मॉडल कल पैरा आपने ये पढ़ना है, सब कुछ जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ पढ़ना है आपने। कॉस्ट मॉडल पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल में पहला पैरा और दूसरा पैरा पढ़ेंगे, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी ऐसी जो आपको ना आती हो, नई चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तीसरा पैरा पढ़िए, इफ एन आइटम is revalued, the entire class of assets to which that asset belongs should be revalued। भाई जो मैंने कहा आपने पढ़ लेना है, वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं बस अंग्रेजी में लिखी हुई मिल रही होंगी तो पढ़ लेना है आपने, ठीक है। अब ये नई चीज़ थी, ये बात पहले नहीं हुई, स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई, आईके की बुक में लिखी हुई हैं बातें, तो वो छोटी छोटी बातें होती हैं, एमसीक्यू बन सकता है उनसे। भाई देखें आगे 16 कहता है, अगर आपने अपनी एक बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है तो आपकी अगर ओनरशिप में बिजनेस की ओनरशिप में अगर 25 बिल्डिंग है तो वो 25 के 25 फिर रीवैल्यू करो। फिर ये नहीं करना कि जहाँ नज़र आए भी इतने ज़रा सरप्लस आ रहा है चलो जी इसको रीवैल्यू कर लेते हैं, और जहाँ नहीं आ रहा उसको ना करें, आप बचत करें पैसों की, नहीं होने का सारे, ठीक है। प्लांट हैं आपके, मशीनरीज लगी हुई हैं, आप कहें जी ज़रा फलां मशीनरी को रीवैल्यू कर लेते हैं, इसके पैसे अच्छे बढ़ जाएंगे, और जो दूसरी हैं उनको रहने दो, उसने कहा नहीं। अगर आपने आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लांट को रीवैल्यू किया तो बिल्डिंग को भी करें, प्लांट को रीवैल्यू किया तो लैंड को भी रीवैल्यू करें, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, क्लास दूसरी को छेड़ने की कोई पाबंदी नहीं है ऐसी। इसलिए तो कॉस्ट मॉडल, रिवर्स मॉडल मुख्तलिफ भी आ रहे होते थे। हाँ अगर आपने एक भी प्लांट को अगर रीवैल्यू किया है तो फिर सारे प्लांट से लाजमी है रीवैल्यू करना, यानी कि क्लास ऑफ एसेट सारी की सारी फिर रीवैल्यू करनी पड़ती है, ठीक है। अब इस लाइन को ज़रा पढ़ें जाए, जल्दी से बैठ जाओ भाई, मेहरबानी किया करो यार, जहमत कर लिया करो, हाथ खड़ी करो जी, बोले जी। सेम क्लास ऑफ एसेट, मैं वही तो अर्ज करके अभी हटाऊं कि आप अगर मशीन को रीवैल्यू किया तो आप बिल्डिंग को ना करें, कोई ज़रूरत नहीं, तो डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट होगी ना। हमारी क्लास ऑफ एसेट, लैंड इज़ अ क्लास ऑफ एसेट, बिल्डिंग इज़ अ क्लास ऑफ एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज़ अ क्लास ऑफ एसेट, व्हीकल इज़ अ क्लास ऑफ एसेट। अब वो कह रहा है अगर लैंड को रीवैल्यू किया तो बिल्डिंग और प्लांट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं करना चाहो तो, लेकिन अगर एक प्लांट को रीवैल्यू किया
तो फिर सारे प्लांट्स 50 थे 60 थे वो सब के सब रीवैल्यू करो, ये ज़रूरी है। अब बात समझ आइए। तो क्लास सेम को रीवैल्यू करना होता है, डिफरेंट क्लासेस ज़रूरी नहीं है। एक क्लास को करो, दूसरी क्लास को रीवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है जब अगर ज़रूरत ना पड़े तो। लेकिन अगर उस एसिड को क्लास में से कोई एक एसिड भी कर लिया तो वो पूरी क्लास फिर बहरहाल रीवैल्यू करनी पड़ेगी। पढ़ो जल्दी से, पढ़ लिया, समझ आती है ये बात? चलें आगे। आखिरी पैरा है इधर, दूसरे सफ़े के टॉप पे आ गए, 539 के टॉप पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। भाई अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं है तो क्या कोई स्टैंडर्ड ने आपको ज़बरदस्ती की हुई है कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे आए? बोले ऑप्शन ही है ना। चलो, तो आप कॉस्ट पे रह रहे थे, ठीक है, हंसी खुशी रह रहे थे आप। अब आपने सेलेक्ट कर लिया रीवैल्यूएशन मॉडल। आपने जब एक बार रीवैल्यूएशन मॉडल को ऑप्ट कर लिया तो अब आपके जहन में क्या आता है, इसकी अंग्रेजी तो बाद में पढ़ेंगे। आपके जहन में क्या आता है कि एक बार रीवैल्यूएशन कर लिया आपने तो अब आप एसिड को कितने अरसे बाद रीवैल्यू किया करो, कितने अरसे बाद करना चाहिए? हर साल करना ज़रूरी होगा? हाँ, हर 2 साल बाद कर लें, हर 5 साल बाद कर लें जी। कोई साल की पाबंदी नहीं है, कोई 5 साल की पाबंदी नहीं है, कोई 2 साल की पाबंदी नहीं है। स्टैंडर्ड ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, स्टैंडर्ड ने ये ज़रूर कहा कि आप चूँकि फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हो ना, तो मुनासिब नहीं कि आपकी जो कैरिंग अमाउंट है आखिरी रीवैल्यूएशन वाली वो और आज की वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस आ जाए, ये ना होने देना। मैं मिसाल देता हूँ आपको आसान सी फिगर्स के साथ। हमारे पास एक एसिड पड़ा था जिसकी कैरिंग वैल्यू होती 10 रुपये, एक लैंड पड़ा था जिसकी कैरिंग वैल्यू होती 10 रुपये। हमने उसको रीवैल्यू किया और 15 रुपये के ऊपर उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये एक बार रीवैल्यूएशन हो गई, अब हमारे लैंड की कैरिंग वैल्यू आ रही है 15। हमने लिखा हुआ है लैंड रीवैल्यूएशन मॉडल पे पड़ा है, ठीक है। अगले 5 साल हमने रीवैल्यूएशन की नहीं, उसको कराई नहीं रीवैल्यूएशन। अब वो 15 वाला वो 115 पे पहुंचा पड़ा 5 साल गुजरने के बाद। स्टैंडर्ड कहता है अब ऐसी ज्यादा ना करो, आपको ऑप्शन दिया है कि कॉस्ट रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाओ, आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले भी गए हो। अब आपने एक बार रीवैल्यूएशन करके उस पर लिख भी दिया रीवैल्यूएशन मॉडल, तो अब ये कितनी गलत बात होगी कि आपकी कैरिंग वैल्यू तो 15 रुपये आ रही है और उसकी मार्केट वैल्यू 115 है। तो इतनी रेगुलरिटी भी रखो, स्टैंडर्ड ने लफ्ज रेगुलरिटी यूज किया हुआ है, रेगुलरिटी इतनी रखो कि आपकी फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आने पाए। अब आप 2 साल बाद कर लें, नहीं हुआ 2 साल, आपको महसूस हो रहा है 2 साल बाद को खास फर्क नहीं पड़ा, ना करें 3 साल बाद कर लें, 4 साल बाद कर लें। लेकिन जब आपको महसूस हो कि जो हमारी कैरिंग वैल्यू लास्ट रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू थी उसके अंदर और आजकल की वैल्यू के अंदर काफी डिफरेंस बन चुका है, वो ये यूजर को दिखाना चाहिए यूजर को, तो फिर हम वो दिखा देंगे। फिर बात समझ आई है? तो ये अंग्रेजी पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड की क्या कहता है? अंडर द रीवैल्यूएशन मॉडल रीवैल्यूएशंस शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली। अब रेगुलरली का मतलब क्या है? हर महीने कर लेते हैं, फिर रेगुलर तो रोज ही होता है, फिर हर साल हर 2 साल बाद नहीं। वो कह रहे हैं रेगुलरली लिख के फिर क्या कहते हैं? सो दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसिड डज नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू एट द बैलेंस शीट। बात समझ आ गई है? चलिए शुक्र है। आगे भाई ये समझ आई है ना बात? आगे कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन पढ़िएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से, ये सब कुछ हमने किया हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट ये सारे लर्निंग आउटकम 11 से ऊपर ये बाकी जितनी बातें हैं आपने तसल्ली से पढ़ना ज़रूर है, कुछ छोड़ना नहीं है, ताकि ये पता रहे कि हमें आता है सब कुछ, ठीक है, जो बातें लिखी होती हैं। डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं, डिस्क्लोजर या नोट। अच्छा, डिस्क्लोजर मैंने 3 नाम लिखवाए थे पहले दिन, डिस्क्लोजर ऑफ पीपी, नोट ऑफ पीपी और एक वो उर्फ़े आम में फिक्स एसेट स्केड्यूल भी कहते हैं उसको, जो हम नोट बना रहे थे। देखें डिस्क्लोजर होता क्या है?
डिस्क्लोजर यानी कि डिस्क्लोज करना यानी बताना। डिस्क्लोजर ये है हर स्टैंडर्ड जो है वो अपने साथ कुछ इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, यूज़र मिसलीड ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से डिसीजन मेकिंग सही कर ले। वो इसको इंश्योर करने के लिए हर स्टैंडर्ड जो है वो कुछ चीज़ें कहता है कि यूज़र को बताओ, ठीक है, रिक्वायर करता है कि यूज़र को कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करो, ठीक है। अब वो जो चीज़ें डिस्क्लोज की जाती हैं वो जिस तरह से डिस्क्लोज की जाती हैं उसे डिस्क्लोजर कहते हैं, यानी उर्फ आम में इसीलिए तो इसको नोट कहा जाता है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही नोट है फिलहाल जो तफसील से हमने बनाया, डिस्क्लोजर या नोट। एक लफ्ज आया करता है अक्सर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में क्या फर्क है बताएं। मैंने आपको कहा डिस्क्लोजर क्या है, इधर देखें। डिस्क्लोजर है नोट कैसे बनाना है। नोट बनाना सीखा हमने, ओपनिंग, ये नजर आ रहा है सबको, ये मैंने लिखा हुआ है भाई, सबको नजर आ रहा है, ठीक है। नोट कैसे बनाना, नोट बनाना सीखा हमने। हमने ऊपर नाम लिखा, रिपोर्ट का रिपोर्टिंग एंट्री का नाम लिखा, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ईयर एंड लिखा, उसके बाद फिर पीपी की हेडिंग दी, फिर कॉस्ट, फिर ओपनिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर एक्यूमुलेशन, फिर वो सारी कहानियाँ सर। उसके बाद फिर WDV के बाद फिर हमने आगे दुमे अटैच करना शुरू की, 1 2 3 4 7 8 9 तक करते चले गए, ठीक है। तो नोट कैसे बनाना है, डिस्क्लोजर तो वही था, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के फेस पर क्या आएगा या कैसे आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक बैलेंस शीट बनवाई थी CWIP को प्रेजेंट करने के लिए, आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा, उसका नोट नंबर होगा लेट्स से 5, और CWIP अलग से बैलेंस शीट के फेस पे आएगा, नोट नंबर 5 लेट्स से 5 या 6 उसका भी होगा। अब ये बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया हमने, बैलेंस शीट के फेस पे ऐसे भी हो सकता था कि नोट 5 ही जाकर, इजाज़त है इसकी भी, मैंने आपको बताया था, नोट 5 में ही जाकर हम टोटल ये वाली ब्रेकअप भी वहीं पे शो कर देते और फिर उसके बाद नोट बनाना शुरू कर देते यहाँ से रेफर करके। तो प्रेजेंटेशन की इजाज़त होती है, वो कहता है PPE अलग, CWIP अलग दिखाओ या इनको इकट्ठा भी कर दो। तो प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ जब भी आए तो इसका मतलब क्या है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ये कैसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और डिस्क्लोजर का लफ्ज़ जब भी आए तो उसका मतलब वो नोट है जो आपने बनाना सीखा हुआ, ठीक है। और सही है। कोई ऐसे बच्चे जो 2 इकट्ठे बैठे उनके पास किताबें भी हैं, आप रुको, आप ज़रा ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिखते लिखते रहते हो, दे दो यार, वापस कर देना इसको, निकम्मो। ज़रा वो बहुत दिमाग ही घूम गया मेरा उल्टा पढ़ के, क्योंकि है ही सिर्फ रीडिंग थी ना आज। ओके, शुक्र है उठ के खड़ा हूँ, थोड़ा सा जगह पे है। डिस्क्लोजर और नोट, अब अपने सामने सॉल्यूशन रख लें। अब्बास लिमिटेड वाला सॉल्यूशन अपने सामने रख लें, रेफर करते रहेंगे। अभी पेज 539 के ऊपर लर्निंग आउटकम 11 मैंने पढ़ाना है आपको, तो कुछ नोट, कुछ चीज़ें उसके नोट के अंदर नज़र आ जाएंगी, कुछ जो है मुझे वैसे डिस्कस करना पड़ेगी। जल्दी कर लें, टाइम कम है प्लीज़। अब्बास लिमिटेड सबके सामने है, हाँ, उस सामने से उठा के उसको साइड पे रख दें, ठीक है, ओके। हाँ, सामने अब आपके क्या होना चाहिए, लर्निंग आउटकम 11 पेज 539 सबके सामने है। चलें शुरू करते हैं।
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज, अंडरलाइन कर लें शैल को, भाई ज़रूरी है। मेरी एक बात सुने, अभी ये डिस्क्लोजर रिक्वायर कौन कर रहा है? IAS 16। इसके मुताबिक हम जो नोट बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र आ जाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम एक दावा करते हैं, वो दावा ये करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी IFRS के मुताबिक बनी हुई हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके मुताबिक बनी हुई हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये दावा चेक करने ऑडिटर आता है, अब वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को देखता है और उसमें ये चीज़ें ढूंढता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक का मतलब क्या है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है तो उसके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इस तरह से हमने दिखाना होगा, ये ज़रूरी है। जो उसने शेल के साथ डिस्क्लोजर्स मांगे, मतलब ज़रूरी डिस्क्लोजर्स मांगे हुए हैं, ये नहीं देंगे तो आपका ऑडिटर आपको कहेगा ये करो, ज़रा सही करो। अगर सही नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो अपनी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन भी लगा दे कि जी इन्होंने ये फलां काम नहीं किया हुआ। बात समझ आ रही है? चलें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहला है मेजरमेंट बेसिस यूज्ड, कॉस्ट रिलेशन मॉडल। दूसरा है डेप्रिसिएशन मेथड्स यूज्ड, ठीक है। तीसरा है द यूजफुल लाइफ और द डेप्रिसिएशन रेट्स यूज्ड। हाँ जी, ये काम किया करते थे। ज़रा अपने सामने वो सोल्यूशन रखो, अब मतलब साइड पे पढ़ा रहे, रेफर करते रहेंगे ना हम जी। अब्बास लिमिटेड वाला सोल्यूशन, इसके अंदर 7.1 में देखें, ये तीनों बातें लिखी हुई हैं, ये लिखा करते थे। ये स्टैंडर्ड ने कहा है ज़रूरी डिस्क्लोजर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी की ओपन करके देख लो, उसके नोट में ये चीज़ आपको नज़र आया करेगी। इसी नोट के आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नीचे सब नोट के अंदर नज़र आएगी ये चीज़, मेजरमेंट बेसिस और डेप्रिसिएशन मेथड और रेट, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं स्टैंडर्ड में। ओके, ये स्टैंडर्ड से उठाए गए हैं ये डिस्क्लोजर्स एज इट इज़। ओके, आगे कहता है डी, द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। द ग्रॉस, तुम्हारे पास ये भी नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं है, वही देख रहे हो तुम। क्या बनेगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, क्या करते हो तुम्हें? ओ भाई जाग जा यार, तेरे को भी कोई नहीं। ये क्या है, सोल्यूशन आ गया? चलो ठीक है, फिर भाई सोल्यूशन आ गया, तेरे देख लो यार मोबाइल से देख लो। जी, पहली तीन चीजें हो गई। आई कहता है द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड। अब उसने ये बिगिनिंग से एंड तक पहुंचे कैसे, अभी इसकी बात नहीं की। तो ओपनिंग प्लस एडिशन, लेस ये करो प्लस वो करो, लेस ये करो और क्लोजिंग में पहुंचे। अभी उसने क्या कहा है, कहता है सिर्फ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बिगिनिंग और एंड का पीरियड पता होना चाहिए, डिस्क्लोजर में लिखा होना चाहिए। अब अपने नोट में जाकर देखो तो आपको नज़र आ रहा है, आपका मेन नोट में आपको 12,000 नज़र आ रहा है ओपनिंग लैंड का, बिल्डिंग का 125,000 नज़र आ रहा है, क्लोजिंग 93,750 नज़र आ रहा है। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 38 नज़र आ रहा है, बोलो, क्लोजिंग 35 नज़र आ रहा है। दरमियान वाली मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा था ओपनिंग क्लोजिंग दिखाओ। तो ये काम रिक्वायर्ड है, वो हम गैर महसूस तरीके से कर रहे हैं, बस नोट वैसा बनेगा तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। भाई सही है, आगे देखें। आगे कहता है आ रेकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड शोइंग। अब उसने कहा ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग तक, आप ओपनिंग से क्लोजिंग तक आए हो, कैसे पहुंचे, एडिशंस दिखाओ, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ये फाइनल की बात है, ये बाहर करने तो आपने ये वहीं पे है जाके। तो क्या ये बता देता हूँ, आप जैज वालों ने वारिद को एक्वायर कर लिया, ठीक है जी, अब वो मर्जर हो गया। अब जो पहले जैज की फ्रेंचाइज थी, वारिद की फ्रेंचाइज थी, ओनरशिप में वारिद की थी, अब वो किसका एसेट बन गया, जैज का। जो उनके एसेट्स थे वो किसके एसेट्स बन गए, तो एडिशन तो है ना एसेट्स में।
अब इस एडिशन को कैसे, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो अभी का सब्जेक्ट नहीं है। बाहर अगर होगी, बड़े होंगे जब फाइनल में, तो आपको नज़र आया करेगा नोट के अंदर, अगर कोई एक्विजिशन उन्होंने बिजनेस कम्बिनेशन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो एडिशन भी यहीं पे ही आपके डिब्बे के अंदर आया करेगा, एडिशन के साथ ही, जैसे एडिशन आया करता था। ओके, तो सही है। आगे, इंक्रीज और डिक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशंस, इम्पेयरमेंट, लॉसेस, डिस्पोजल्स, डेप्रीसिएशन, ये सभी कर रहे थे। ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते जाते नजर आ रहा है, देखो जरा अपने नोट में नजर आ रहा है सब कुछ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज, जरूरी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट्स। इनमें से 3 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, चौथा अभी नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये डिस्क्लोजर्स ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर आ जाए तो इंफॉर्मेशन, अगर आ जाए तो ये हैं ज़रूरी वाले डिस्क्लोजर। हमें पता नहीं होता नॉर्मली, हमने सवालों में ये किए नहीं होते, पढ़ के देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात को छोड़ो, चलो पढ़ लो, पहली बात पहले ही पढ़ लेते हैं। द एग्जिस्टेंस and amount of restriction on title and property plant equipment pledged as security for liabilities। भाई आप बैंक के पास अगर लोन लेने गए तो बैंक ने कहा कि आप सिक्योरिटी में कोई चीज़ गिरवी रखवाएं, ठीक है। अब अगर आपने इन्वेंट्री या स्टॉक गिरवी रखवा दिया तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो नहीं है। अच्छा, IS2 जब यहाँ FAR 1 में होता था तो उस वक्त ये बात बताई जाती थी कि अगर कोई आपने स्टॉक गिरवी रख दिया है, ठीक है जी, तो उसको सिर्फ डिस्क्लोज कर दें। भाई देखें, आपने स्टॉक गिरवी रखा तो क्या वो स्टॉक अब बैंक का हो गया? स्टॉक वो आपका ही है, आपने तो डिफॉल्ट थोड़ा ही किया है। लेकिन अपने यूज़र को सिर्फ ये लिख के बता दो कि आपने फलां लोन के अगेंस्ट अपने इस स्टॉक को फलां बैंक के यहाँ प्लेज किया हुआ है, पड़ा भी आपके पास ही होता है। बस वो बैंक वाले अपने एक बंदा बिठा देते हैं वहाँ पे, वो देखता रहता है कि कोई निकाल नहीं रहा यहाँ से, तो ठीक है। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट का केस है। आप गए बैंक के पास लोन लेने, तो बैंक ने कहा भाई आप लोन वापस ना करो तो हम कहाँ जाएंगे, आप अपना कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी हमें प्लेज करवा दो, गिरवी रखवा दो। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, हमारा फलां जो हमारे फलां फैक्ट्री के अंदर फलां प्लांट है ना, वो प्लांट जो है वो आप एज अ सिक्योरिटी रख लें। अब ये बात, चूंकि प्लांट तो आपका ही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकला भी वो कोई नहीं है, वहीं पे यूज़ भी आप ही उसको कर रहे हैं। अब यूज़र को ये बात कोई नहीं पता, देखने से लगेगी। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो यू मस्ट डिस्क्लोज दैट यूर फलां प्लांट हैज़ बीन प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट फलां लोन विद फलां बैंक, दैट्स इट। अब ये कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? हाँ जी, हर सवाल में सब नोट लिखेंगे ये वाला नहीं, जिस सवाल में डाटा होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए तो आपको मैंने ये बात सिखाई, पहले पढ़ा रहा हूँ, ये बात सिखाई कि आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना है। सवाल आ गया आपको, अब उस सवाल के अंदर कोई एक लाइन ऐसी लिखी हुई है जिसकी समझ नहीं आ रही है आपको कि मैं क्या करूँ, तो आप उसको एज इट इज़ उठा के अंग्रेजी में लिख दो। तो भाई सही है। तो आप ये वाली बात अगर पर्चे में लिख देता है कि कोई किसी इसको कहता है जी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड्स अ बिल्डिंग विच हैज़ बीन प्लेज्ड विद हबीब बैंक अगेंस्ट अ लोन, ठीक है। आपने और कुछ नहीं करना, आपने वही लाइन एज इट इज उठा के एक दुम के अंदर वो भी लिख देनी। क्यों? रिक्वायर्ड है, स्टैंडर्ड ने कहा आई मस्ट डिस्क्लोज। बात समझ रहे हो? आगे पढ़ो। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स रिकग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। अब ये भी गैर महसूस तरीके से मैं कर रहा था आपके साथ, आपको पता नहीं था कि स्टैंडर्ड ने जी हम CWIP की मूवमेंट शो कर रहे थे, ओपनिंग प्लस एडिशन लेस ट्रांसफर क्लोजिंग। तो एडिशन क्या है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट की कॉस्ट में ही हमने इस साल जो चीज़ें ऐड की होती हैं। बात समझ आ रही है? फिर द अमाउंट ऑफ contractual commitments for the acquisition of property plant and equipment। आपने
ईयर एंड है हमारा लेट्स से 31 दिसंबर 18, ठीक है। चलें ज़रा बचपन वाली बात जल्दी से आपको एक बार बताता हूँ दोबारा। आप एक एम्प्लॉयर है, एक बिजनेसमैन है, आपने 1 जनवरी को लेट्स से किसी महीने की एक बंदे का इंटरव्यू किया और उसको अपने पास मुलाजमत पे रखा और उससे कहा मैं आपको 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दूंगा, मैनेजर आपने रख लिया हो। 1 जनवरी को आप दोनों ने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। तो अब 2 लाख रुपए पर मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने की थी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और यकम को मैं तो पूछ रहा हूँ कि यकम को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये 2 लाख पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यकम को हमने एंट्री की सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेएबल, यकम को देखो भाई 2 लाख क्या 2 करोड़ का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एंट्री नहीं होगी। आप कह रहे हो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट करना है, तो वो भी तब करेंगे जब सर्विसेज रिसीव कर चुके हैं और पैसे नहीं दिए। यकम को तो सर्विस रिसीव नहीं दी तो एक्रूवल का भी काम नहीं बना, कैश तो पे ही नहीं हुआ, तो कैश का तो जिक्र ही नहीं था। तो भाई 1 जनवरी को 2 करोड़ सैलरी पे भी रख लो ना किसी को पर मंथ, कॉन्ट्रैक्ट कर लो 1 जनवरी को, कुछ भी नहीं करोगे उसका, ठीक है। तो 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया 1 जनवरी को, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया हमने कोई एंट्री पास नहीं की, 2 लाख रुपए की कोई एंट्री पास नहीं की। लेकिन जो 10 रुपए की बॉल पॉइंट खरीदने गया ऑफिस बॉय वो साइन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए, वो 10 रुपए की बॉल पॉइंट की एंट्री पास होती है जी स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग तो यही है, कि 2 लाख की एंट्री नहीं करो, 10 की करो, 10 रुपए की करो। लेकिन हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं। तो शुक्र है आइए 16 का नोट उन्होंने पूरा किया। लफ्ज़ तो समझा सकता है बंदा कि तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं रिपोर्टिंग। अब इसको क्या मतलब ये, इस एग्जाम्पल को मैं ज़रा ऐसे समझाता हूँ आपको। हमारा ईयर एंड है दिसंबर, और दिसंबर 2018 के अंदर हम लोगों ने सोचा, हम एक फैक्ट्री हमारी चल रही थी, हमने सोचा कि यार एक ना इसके साथ वाली जगह ख़रीद लेते हैं और इसमें एक और फैक्ट्री लगा देते हैं, एक और यूनिट लगा लेते हैं जो अपनी फैक्ट्री के साथ जगह है, ठीक है। अब ये डिसीजन ले लिया, अब डिसीजन लेके हमने काम भी शुरू कर दिया, उस पर ज़मीन खरीदी जा चुकी है और 4 दीवारी जो है वो समझो बन गई है और काम चल रहा है। अब हमारे मियाँ साहब डायरेक्टर साहब गए, मियाँ साहब, आप लोग मियाँ साहब से परेशान होते हैं, आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी मियाँ साहिबान मिलेंगे आपको, सारे मियाँ साहब होते हैं। खैर, तो हमारे डायरेक्टर साहब गए मियाँ साहब, और जर्मनी में जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जी आप हमें एक प्लांट देंगे, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है लेट से जो है वो 50 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट जो है वो ऑर्डर कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया दिसंबर 2018 में। हमारा साल एंड हो रहा है दिसंबर 2018 में, तो 31 दिसंबर 2018 पर क्या ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट हमारे पास आ चुका है? ये हमारे पास नहीं आया है, ये हमारे पास। क्या ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे यूज़र की डिसीजन मेकिंग पे असर पड़ सकता है? 50 करोड़ का प्लांट है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा होगा तो वो कहेगा यार ये तो शेयर्स पकड़ ही लो इस कंपनी के, ये तो ग्रो करने वाले हैं। और कोई मेरे आपकी तरह डिविडेंड पे पलने वाला होगा तो वो कहेगा ले भाई ये 50 करोड़ का प्लांट खरीद रहे हैं, इन्होंने 3 साल को ही देना डिविडेंड। बात समझ रहे हो ना? यूज़र के डिसीजन हिल जाता है। इतनी बड़ी फिगर जो है इसकी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है फ्यूचर में, और 19 के अंदर, अभी 18 में तो आया नहीं, वो चल पड़ा है प्लांट, वहाँ से वो महीने 1.5 के अंदर पहुँच जाएगा।
ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर इतनी बड़ी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट आपने कर ली है तो ये आप अपने यूज़र को लिख के बताएं मोहतरम, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख के बताएं। और ये काम हमने देखा था कि हुआ है, इसको पढ़ा नहीं था, ठीक है। अभी अब्बास वाले सवाल का क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, वो आपने नहीं पढ़ना, ठीक है, और सोल्यूशन अपने सामने रखिएगा वैसे ही, ठीक है। अच्छा, जिनके पास अब्बास वाला क्वेश्चन या सोल्यूशन ना हो, वो क्वेश्चन बैंक के अंदर का क्वेश्चन है, आपको मिल भी सकता है। बहरहाल उसको रहने दें आप, वहाँ पर सोल्यूशन, वहाँ वाला सोल्यूशन नहीं देखना आपने, जहाँ जो सोल्यूशन मैंने दे दिया वो यही वाला यूज़ कर लीजिएगा, ओके, आपको ज़्यादा ईजी लगेंगे। आपने नहीं पढ़ना भाई, मैं पढ़ता हूँ वो क्वेश्चन में एक पॉइंट था 5वां और एक छठा, ये दोनों पॉइंट सुनो जरा। 5वां पॉइंट है, इन अ मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट वॉज डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू फैक्ट्री प्रेमिसेस नियर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, और कुछ खर्चा भी हो गया था। कहते जी डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग की जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि हमने वो मोटरवे के पास एक फैक्ट्री नई बनानी, और काम भी शुरू हो गया। ये सवाल में लिखा था बास लिमिटेड वाले में, सवाल में तो लिखा हुआ था ना, वो जवाब में CWIP की वर्किंग मैंने नहीं शो की हुई, किसी वजह से वो वर्किंग नहीं शो की हुई, उसके अंदर बोरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मैंने उसको रोक दिया हुआ है IAS 23 करने तक। जिस दिन IAS 23 करवा लूँगा उस दिन वापस फिर अब्बास लिमिटेड के सोल्यूशन पे आऊँगा और यहाँ से आपको फिर वो समझाऊँगा कि देखो ये ऐड हुआ है, इस वजह से हुआ। अभी फ़ायदा नहीं था ऐसी रट्टा लगवाने का, बात समझ रहे हो ना। तो उस सवाल के अंदर अब ये 5वें पॉइंट में तो CWIP की मूवमेंट थी, वो मैंने नहीं छेड़ी। अब छठा पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, वो कहता है मोर ओवर द डायरेक्टर्स ऑल्सो मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद यूनिपावर टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 35 मिलियन वंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री इज। कमिटमेंट कर ली है, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन में आखिरी सब नोट पढ़ना है आपने। 7.9 में मैंने लिख लिया, एज इट इज उठा के यही जुमला लिखा हुआ है। क्या? अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड विद मैसर्स यूनिपावर लिमिटेड टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 35 मिलियन वंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। ये क्यों लिखा है यहाँ पे? क्यों लिखा है यहाँ पे? डिस्क्लोजर की, स्टैंडर्ड की, मस्ट डिस्क्लोज कहता है, मस्ट डिस्क्लोज। देखो पढ़ो जरा, 12 पढ़ो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज, नंबर 3 बुलेट, द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब कब करेंगे ये? जब ये लाइन लिखी हुई आएगी, जब ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तभी डिस्क्लोजर दे सकते हैं ना, ये वाला। बात समझे हैं? ओके, अगला चौथा बुलेट छोड़ दें फिलहाल, ये फिर पढ़ाऊंगा बाद में। आगे देखें, डिस्क्लोजर्स ऑफ एसेट्स स्टेटेड एट, हाँ जी, रीवैल्यूड एसेट के बारे में हमने तीन डिस्क्लोजर्स पढ़ लिए हैं। पहला, लास्ट रिवाइजन वाज परफॉर्म ऑन फलां डेट बाय फलां एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। एक ही पॉइंट में ये दोनों बातें लिख लेते थे। दूसरा, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन तो कैरिंग अमाउंट वुड बी इतना इतना। तीसरा, मैंने ऐड कर लिया था तीसरा, बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस हो, नहीं ऐड किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस हो तो उसकी मूवमेंट दिखा दो, बस जी। क्या वर्बली बताया था? आप इस सोल्यूशन के अंदर देख लेंगे तो नजर भी आ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हैं। इसी सोल्यूशन के अंदर वर्बली नहीं बताया था, मेरे ख्याल से ये वाला मैंने बना भी दिया था, तो ये वर्बली नहीं, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ओके। वर्बली नहीं लिखा हुआ है, ओके। तुम यहाँ पे बैठ के जाओ, तुम यार खड़े हो जाना जरा, टाइम नहीं है, बैठ जाओ जुम्मे फिर कभी, ओके। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसने क्या रिक्वायर किया होगा। कहता है व्हेन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज। नंबर 1, द इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। नंबर 2, वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व। नंबर 3, द एग्जिस्टेंस टू विच द आइटम
आइटम्स फेयर वैल्यू वर डिटरमिन डायरेक्टली बाय ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो है ना ऐसे ही ये बुलेट इस्तेमाल ही आज तक नहीं हुआ। कब इस्तेमाल होगा? जब इस तरह की मिलती जुलती बात रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट में लिखी हुई होगी, एज इट इज उठा के उसको लिख देना। फैम वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक जुमला थोड़ा सा एडेड था उसमें, लास्ट इवेल्यूएशन परफॉर्म बाय फलां ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल प्राइसेस, कुछ इस तरह की बात लिखी हुई थी। मैंने कहा था बस उठा के यही लिख दो, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर कोई एडिशनल लाइन साथ लिख दे कि हमने ये जो फेयर वैल्यू डिटरमिन की है इसकी बेसिस पता नहीं वो वाली बेसिस है, वो वाली मार्केट बेसिस है, फलां बेसिस है, तो वो बात सिर्फ वो जो बात वहाँ पे लिखी होगी उसको उठा के आपने भी अपने सोल्यूशन में लिख देना और कुछ भी नहीं करना। ओके। थर्ड, for each revalued class of property plant equipment the carrying amount that would have been recognized had the asset been carried under the, और ये वही वाली हमारी दूसरी दो, ठीक है, had there been no revaluation। तीसरा, यहाँ पे तीसरा बुलेट है, वैसे पांचवा बन रहा है ना, the revaluation surplus indicating the change for the period and any restriction on the distribution of the balance to shareholders। वो अगली बात कहीं कभी लिखी हुई आएगी तो वो भी साथ उसी नोट के अंदर सब नोट में लिख देंगे। सब नोट बनाना सीख लिया था हमने। एडिशनल डिस्क्लोजर्स एनकरेज्ड बाय IAS 16। IAS 16 कहता है दे दोगे ये डिस्क्लोजर तो बड़ी मेहरबानी, नहीं तो मैं पकड़ नहीं सकता, ना ही ऑर्डर कहेगा कि ये क्यों नहीं दिए। हम कहेंगे यार वो एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, रिक्वायर्ड थोड़े ही हैं, ठीक है। वो कौन से हैं? वो जैसे मैंने आपको भी बताया था, डेप्रिसिएशन को रोकना नहीं है टेम्परेरी आइडल पे। टेम्परेरी आइडल की बात समझ आ गई थी वहाँ पे, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से आपका प्लांट कोई है, आपका कोई मशीनरी आपकी जो टेम्परेरी आइडल हो जाए, किसी वजह से स्ट्राइक पे चले गए, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, कोई और मसला हो गया, इस तरह की डिमांड आजकल ख़त्म हुई है, लोगों की डिमांड ख़त्म हुई है जिस वजह से होंडा टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन रोकी हुई है, ठीक है। तो क्या बात कर रहा था मैं? तुम्हारी ऐसी फजूल सी हंसी वैसे मुझे बात ही भूल गई है। हाँ, रट्टा भूल गया ना। हाँ, आइडल। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आपका कोई एसेट भी टेम्परेरीली, PPE का कोई एसेट टेम्परेरीली आइडल है तो आप उसको सिर्फ लिख के बता दो कि हमारा फलां एसेट फलां वजह से टेम्परेरीली आइडल पड़ा होगा, और कुछ नहीं करना। तो ये भी कब बनाओगे? ये सब नोट कब लिखोगे? जब इस तरह की कोई लाइन लिखी हुई आएगी सवाल में, तो ये पता होना चाहिए कि यार इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ ये रिपोर्टिंग है। दिस इज नॉट अकाउंटिंग, दिस इज रिपोर्टिंग। आपको नजर आ रहा है कि इस सवाल के अंदर हमने कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी अकाउंटिंग एंट्रीज की हैं जिनकी, जैसे एडिशन था अकाउंटिंग एंट्री हुई, लेकिन कमिटमेंट का अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं हुई, उसकी हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की है, ठीक है ना। तो कई चीज़ें ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ चीज़ आ जाएगी, उसको क्या करना, उसको एज इट इज उठा के लिख देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। अच्छा एक भूल गया, चले वो बाद में कहता हूँ। ये क्या कह रहा है जी? IFRS 5 लगता है इसके ऊपर, ये भी फाइनल में, FR 2 में भी नहीं है, फाइनल में जाके आप पढ़ेंगे। एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल होते हैं, ठीक है। एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल जो है वो बस हम एक्टिव यूज से हटा लेते हैं, उसको रखे हमारे पास ही होते हैं, पर वो हमने बेचने के लिए लोग आते हैं, उसको देखते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हेल्ड फॉर डिस्पोजल एसेट्स होते हैं, पढ़े तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही पढ़े होते हैं, क्योंकि डिस्पोजल करेंगे तो ये निकलेंगे। अब उनको कैसे वहाँ पे प्रेजेंट करना है वो, चूँकि आपके यहाँ प्रैक्टिकली टेस्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने वो इस सवाल में किसी में नहीं डाला आपके, लेकिन आपको ये बस अंग्रेजी की हद तक समझा रहा हूँ। अगर कोई हेल्ड फॉर डिस्पोजल है तो उसको भी वो कहता है अलग से बता दो, नहीं बताओगे तो वो एनकरेज वाला है, मस्ट नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर रह गया दूसरा, द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुल्ली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से कोई ऐसा है जो फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, तो जो उसकी कॉस्ट थी सिर्फ वो नीचे लिख दो। जब नोट खत्म हो जाए, मेन नोट सब नोट बनाते हुए उसके नीचे लिख दो कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ प्लांट विच इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड, द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस प्लांट इज रुपीज इतने। अब ये भी पता कहाँ से लगेगा, सवाल बताएगा तो पता लगेगा, ठीक है। मैं ऐसी बात के ऊपर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपको थपकी दूंगा, एनकरेज कर रहा हूं, जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा होता है यहाँ पे कि अगर कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, अगर आप यूज कौन सा मॉडल कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल,
और आप फेयर वैल्यू बता देते हैं क्योंकि वो मटीरियली डिफरेंट है कॉस्ट से, तो ये भी एनकरेज कर रहा है ये 16 की अच्छी बात है। ठीक है, ओके। अच्छा आपस की बात है हैं तो और भाई नहीं नहीं नहीं, अच्छा एडिशनल ये एनकरेज जो है, नहीं 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 नहीं, अगर सवाल में ऐसी कोई बात दे दे तो लिखना, वो चाह रहा होगा डिस्क्लोजर देना भी इसको आता है या नहीं आता, वो दे देना, लेकिन इसके मार्क्स अव्वल तो वो पूछने ही चाहिए उसको, अगर वो कहेगा तो उसके मार्क्स फिर उसमें रखे होंगे थोड़े बहुत तो बहरहाल। ठीक है, क्योंकि एडिशनल है, कोई रेस्ट्रिक्टेड थोड़े ही है, नहीं देने ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा भाई क्या हो गया है, चुप करें, मेरी बात सुने, जुम्मा तो पढ़ना आपने, वो भी पढ़ने जाना है जुम्मा। एक मसला हो गया ना छोटा सा, तो मसला ये हो गया कि मैंने टेस्ट भी डिस्कस नहीं किया अभी तक आपकी क्लास में, दूसरी क्लास में थोड़ा सा कर लिया है। हाँ तो आगे पीछे हो जाते हैं ना। अच्छा चले एक छोटा सा काम तो कर लेना। अच्छा सुने, पेज नंबर 796 पे आए, जल्दी करें, पेज 796 पे आए, पेज 796 आ गया। इसमें ये एग्जांपल आपने की थी घर पे, हाथ खड़ा करें कितने बच्चों ने की थी, बस चलें। ये जो टॉप के ऊपर टेबल बना हुआ है, फ्यूचर कैश फ्लो इन वैल्यू इन यूज 796, फ्यूचर कैश फ्लो इन वैल्यू इन यूज, इसमें कहता है इंक्लूड और नॉट इंक्लूड। ये वाला टेबल याद करके आइएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। कल मैं आप